So students, in the previous lecture we discussed about the enthalpy of ionization और उस वीडियो में हमने एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन के जितने भी पॉसिबल एक्सेप्शंस या जो भी एग्जांपल्स थे वो सब डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद आपको अगर आपको वो एग्जांपल आते हैं समझ, ऑल्दो वहाँ सब समझने वाला ही है, क्रैम करने वाला कुछ नहीं है, तो उससे आपकी जो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन से लिंक कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो। और वो जितने भी एग्जांपल हैं वो सब आपके कंपटीशन के लिए बहुत यूज़फुल हैं। कंपटीशन में मैक्सिमम एक्सेप्शंस ही आते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन कम होंगे, एक्सेप्शंस ही ज़्यादा होंगे। जो रूल्स हैं उनको बहुत कम फॉलो करते हैं। अब इसी के बाद देखो व्हाट वाज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, कि एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये हम कर चुके हैं। इसी से ही जुड़ा हुआ अब नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो ये एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है केमिस्ट्री का कि इसकी डेफिनेशन में ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। आपको जस्ट वर्ड्स को पढ़ना है, समझना है। 50% डेफिनेशन तो आप उस क्वेश्चन को देख कर के ही प्रिपेयर कर सकते हो। दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, पता ही है आपको। गेन का मतलब होता है उसमें कुछ ऐड होना, अचीव करना, और एंथैल्पी का मतलब एनर्जी है। तो सिंपल सी बात है, ये एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को एटम गेन कर ले तो एंथैल्पी में कुछ ना कुछ होगा, इसी से ही डेफिनेशन बनेगी। तो डेफिनेशन हम कर चुके हैं पहले, ऑल्दो द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द एटम व्हेन इट गेन इलेक्ट्रॉन। जब भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसकी एनर्जी में चेंज आएगा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोला एनर्जी को, क्या बोला है? चेंज इन एनर्जी। वाई? बिकॉज एनर्जी कम भी हो सकती है और एनर्जी बढ़ भी सकती है। इसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। नाउ सी, बहुत यहाँ आप ज़रा ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर। और 2 क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, उनसे अलावा आज तक मतलब बनते भी नहीं, करने की बात तो ये भी है। अगर कोई आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट तो 2 और लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा नहीं बनता। और ये क्वेश्चन +2 में भी आएंगे, यहाँ तो आने ही आने हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं +2 में भी, और बोर्ड में आ चुके हैं +2 में यही कंसेप्ट पे। देखो वी नो, जैसे ये एटम है और एक एटम, इसे छोटा बना दो आप। ठीक, अब ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, एटम इलेक्ट्रॉन यहीं पड़ा हुआ है। अब पता है हमें यहाँ न्यूक्लियस इतना डिस्टेंस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ इतना डिस्टेंस है। एंड वी नो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है विद इट्स पॉजिटिव चार्ज। और जितना न्यूक्लियस नज़दीक होगा इलेक्ट्रॉन के, या जितना इलेक्ट्रॉन नज़दीक होगा न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस उसको उतने ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जितना एटम छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर उतनी ही हाई होगी। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी होती है, यू शुड नो, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है। अब मान लो इसके पास 10 जूल एनर्जी है, ऑल्दो इतनी नहीं होती, बट सपोज 10 जूल एनर्जी है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास भी 10 जूल एनर्जी है। अब वी नो हर काम को करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें ऐड हुआ और ये यहाँ से यहाँ ऐड हुआ। अब जरा ध्यान दो, इन दोनों एटम में से ए और बी में से किसकी टेंडेंसी हाई है इलेक्ट्रॉन खींचने की? इसकी होगी, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। तो जब ये एटम, इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खुद खींच रहा है, तो इसका मतलब देखो ऐसे हुआ कि जैसे मान लो कोई बच्चा बाहर खड़ा हुआ है, उसे क्लास में एंट्री करनी है। अब अगर टीचर उसको अलाउ ना करे तो वो परेशान करेगा, मीन्स अपनी एनर्जी यूज़ करेगा क्लास के अंदर एंटर होने के लिए। मीन्स उसको क्लास में एंटर होने के लिए अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे मर्जी वो टीचर को जो बहाना बनाए, उसमें एनर्जी लग रही है उसकी। ठीक, और एक कंडीशन ये है कि टीचर खुद ही बच्चे को बुला रहा है। तो दोनों में से क्या हुआ, जब खुद ही बुला लिया
तो वहाँ उस बच्चे की एनर्जी यूज़ नहीं हुई, लेकिन जहाँ पर बच्चे को आना पड़ा उसकी एनर्जी यूज़ हुई। सेम केस है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस टीचर ने इस स्टूडेंट को अपने पास खुद बुला लिया, तो इसकी मुश्किल से 1 जूल एनर्जी लगी, तो थोड़ी बहुत तो लग गई मान लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड हुआ तो कितनी एनर्जी लेकर ऐड हुआ? 9, 1 यूज़ हो गई, एंटर होने में 9 जूल एनर्जी लेकर के एटम के अंदर आ गया। ऐसे ही क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दूर था तो टीचर के लिए इसको बुलाना थोड़ा मुश्किल था, इसकी मान लो 3 जूल एनर्जी लग गई, तो कितनी एनर्जी लेकर आया फिर ये? 7, क्योंकि थी तो लग गई। अब ध्यान देना, एटम कभी भी अपने पास एनर्जी नहीं रखेगा, एटम को कोई ज़रूरत नहीं है एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी तो उसको क्या बना देगी? अनस्टेबल। अब जितनी एनर्जी लेकर आया ये इसको रिलीज़ कर देगा एटम। कितनी एनर्जी लेकर आया? 9, ये -9 जूल बन जाएगा, क्योंकि 9 जूल एटम रिलीज़ करेगा। ऐसे ही ये एटम कितनी एनर्जी रिलीज़ कर देगा? -7 जूल। और यही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -9 जूल है और इसकी -7। इससे बात समझ ये आई कि जिस एटम की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर है, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही हाई नेगेटिव होगी। या -9 है और या -7 है तो -9 मोर नेगेटिव है। तो हाई नेगेटिव से आपको इंफॉर्मेशन ये मिल जाती है कि एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो इन चीज़ों, ये चीज़ हम बताएंगे एक, बट इससे इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाती हैं। कि जैसे अब वो कह दे कि 2 एटम हैं, एक की -8 और एक की -10 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -10 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इससे इंफॉर्मेशन ये मिली। आपको साइंस में एक चीज़ समझ करके 4 के आंसर अपने आप आने चाहिए, तभी आप वहाँ आगे कंपटीशन के लिए रेडी हो। अदरवाइज जो पढ़ाया है उसी बेसिस पर बोर्ड में आ जाएगा, बट कंपटीशन में नहीं आएगा। ठीक, चलो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई नेगेटिव किसकी हुई? जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया। ठीक, ये एक मेन रूल है, ये एक मेन रूल कि अब देखो इसमें एक और मैं ले लेता हूँ लास्ट बात। अगर पॉजिटिव वाली बात करें, पॉजिटिव वाली बात को हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो सोडियम का। ठीक है, अब सोडियम में क्या होता है? 2, 8 एंड 1, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर ये बाहर पड़ा हुआ हो तो क्या सोडियम की कोई टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको तो लूज़ करना है। क्योंकि अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इसकी स्टेबिलिटी तो उल्टा और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि सोडियम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। अगर मान लो फिर भी हमें इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम के अंदर एंटर करवाना ही पड़ जाए, मीन्स कि टीचर बिल्कुल नहीं चाहता, क्लास बिल्कुल नहीं चाहती कि जो बच्चा बाहर है वो अंदर आए, क्योंकि उसके अंदर आते ही क्या होगा? अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तब वो बच्चा अपनी पूरी एनर्जी यूज़ करेगा और हो सकता है किसी और की सपोर्ट लेकर भी आए, कोई उसकी सपोर्ट भी कर दे, सर ये आप आज के बाद ये काम नहीं करेगा। मीन्स डबल एनर्जी लगी। एक तो उस बच्चे की एनर्जी, मीन्स इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी 10 जूल, वो लगी, साथ में हमें भी एनर्जी देनी पड़ी। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज़ हो गई, साथ में हमें भी एनर्जी देनी पड़ी ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर हो जाए, और फिर इसके अंदर रहने के लिए वो एनर्जी यूज़ हुई है। अब ये रिलीज़ नहीं करेगा, क्योंकि मान लो 10 + 5 15 जूल एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन आया, और वो एनर्जी अब एटम रिलीज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन के पास है ताकि वो उस एटम के अंदर रह सके। यानी कि क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक ऐसे एटम में जिसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, उस एटम के अंदर रखने के लिए एनर्जी लगानी पड़ी। अब ये एटम एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा, क्योंकि इस एनर्जी की हेल्प से ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह रहा है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई? +15 जूल। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये है कि एटम की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, और फिर भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना ही है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब एनर्जी देनी पड़ती है तब सिंबल क्या आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव सिंबल का मतलब है एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक, आई थिंक बात यहाँ पर समझ आ गई।
इसका मतलब मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। मेटल्स विल हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मैं यहाँ पर एक्सेप्शंस प्लस 2-3 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो ले लेता हूँ। देखो क्वेश्चन तो जो बनेगा ना आपका वो इधर से बनेगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन और यहाँ पर नियॉन, ठीक। इधर से इसके नीचे जहाँ बनने हैं ऑक्सीजन वो ले लेते हैं हम। देखो ऑक्सीजन के नीचे क्या आएगा, सल्फ़र, F के नीचे क्लोरीन, ठीक। इसके आगे कुछ जरूरत नहीं करने की आपको, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ आयोडीन, इसकी जरूरत भी नहीं थी आपको, इतना ही बस। इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे जो बनने वाले हैं बोर्ड में, तो इससे ऊपर नहीं आएगा। अब देखो अगर मैं जनरली डिस्कस करूँ ऑक्सीजन और सल्फ़र में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई नेगेटिव, ऑल्दो यूजुअली वो नेगेटिव वाली फॉर्म में ही बात करेगा, क्योंकि ये दोनों ही जो ग्रुप हैं इनकी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ही है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 1 चाहिए, ठीक। तो और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो एंथैल्पी बाहर जाएगी थोड़ी बहुत। तो नेगेटिव की बात, क्वेश्चन जो है आपका मेनली नेगेटिव की फॉर्म में ही आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव। अब देखो ऑक्सीजन और सल्फर में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर ज़्यादा है क्योंकि उसका साइज छोटा होगा। दैट्स वाई आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर ऑक्सीजन विल हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ये रूल पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, रूल बेसिस है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट ये है आपका सबसे बड़ा एक्सेप्शन और बहुत बार आ चुका है +2 में, बहुत बार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, दोनों की ही नेगेटिव है क्योंकि दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, बट मोर नेगेटिव किसकी है। तो एक्चुअल में यहाँ बच्चे क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं अगर पहले समझा हुआ नहीं है तो। एक्चुअली यहाँ पर एक्सेप्शनल केस क्या है, देखो लगता तो ऐसे है कि फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी टॉप मोस्ट है, नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी टेबल में फ्लोरीन है। तो ऐसे लगता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। वो क्यों, उसका रीज़न ये है कि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है, बहुत छोटा, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, मीन्स छोटा रूम और ज़्यादा बच्चे, ठीक। अब ये मान लो केस ऐसा है कि छोटा सा रूम है, क्लासरूम मान लो चलो, और एक स्टूडेंट को और एंटर करवाना है। टीचर चाहता है कि एंटर हो जाए, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर हाई है। टीचर की विश है कि इलेक्ट्रॉन तो अंदर आ जाए, मीन्स स्टूडेंट अंदर आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले ही रूम छोटा है, अगर वो स्टूडेंट अंदर आ भी जाए तो जो बच्चे हैं वही उसको टिकने नहीं देंगे, तो उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी वहाँ पर स्टे करने के लिए, उस जगह पर सर्वाइव करने के लिए। यही रीज़न है कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अंदर आने वाला है उसको बहुत रिपल्शन मिलेगी। इस रिपल्शन की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है एज कंपेयर टू द क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन साइज बड़ा है तो वो इलेक्ट्रॉन आराम से एंटर कर जाएगा, खींचेगा भी वो क्लोरीन और आराम से एंटर भी कर जाएगा। यहाँ फ्लोरीन खींचेगा तो सही, लेकिन आराम से एंटर नहीं होगा, कुछ एनर्जी यूज़ होगी एंटर होने के लिए। तो जो यूज़ हो गई ख़त्म, जो बची हुई है वही रिलीज़ होगी, तो लेस रिलीज़ होगी क्योंकि कुछ तो यूज़ हो गई है। तो इसीलिए फ्लोरीन की लेस नेगेटिव है एज़ कंपेयर टू क्लोरीन। तो इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि क्लोरीन इज़ दी टॉप मोस्ट एलिमेंट विद द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कि क्लोरीन पूरी टेबल में वो एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे हाई नेगेटिव है।
सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे नेगेटिव किसकी है? वो क्लोरीन की है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगी और रिपल्शन की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है। ठीक है, तो ये ही क्वेश्चन है आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रिगार्डिंग जो कि बोर्ड में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम फटाफट डिस्कस, देखो 2-4 टॉपिक ही बचे हुए हैं, अब ज़्यादातर हो चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कर चुके थे, काफ़ी डिटेल में कर चुके थे। मैं बस एक आधा क्वेश्चन कोई लेना है तो ले लेता हूँ उसका, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये था कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, जैसे कि ए और बी, इसने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया। पहले तो इन्होंने बनाई एक पॉलिसी कि इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं ताकि दोनों की जो डिमांड है पूरी हो जाए, बट बाद में जो स्ट्रॉन्ग होगा वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। ये नहीं कि अपने पास रखेगा, बस अपनी तरफ रखेगा खींच करके। तो उससे क्या होगा, ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर टूवर्ड्स इट्सेल्फ। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ए और बी, देखो ए बी क्या बन गया? मॉलिक्यूल। ए एटम बी एटम, एटम जब मिले तो क्या बना? मॉलिक्यूल। अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये कैसा बन जाएगा? पोलर। पोलर क्या होता है? जब किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो, जब किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो तो वो क्या बनता है? पोलर। इसका मतलब अगर कोई सब्सटेंस पोलर है तो वो कब बनेगा? जब उसके एटम्स या एलिमेंट के बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। एंड वी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाते हुए कम होगी। वो कम क्यों होगी? एटम का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल है, तो साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती रहेगी डाउन द ग्रुप जाते हुए, और अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती रहेगी। और इसको मैं आप देखो, हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। मींस जैसे ये कंपाउंड है NH3, एक कंपाउंड है NO2, ठीक, यहाँ पर बॉन्ड है N और H के बीच में, यहाँ बॉन्ड है N और O के बीच में। तो दोनों ही केस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, मीन्स इसको ऐसे मान लो कि दो पहलवान हैं, उन दोनों के बीच में जो एक पावर का डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। मीन्स जैसे दो पहलवान हैं उनके बीच में अलग है, अब उसमें से एक पहलवान को बाहर निकाल दो और किसी और जगह से दूसरा ले आओ तो उनकी पावर में भी डिफरेंस होगा। हमेशा दो पहलवान के बीच में, कोई भी दो पहलवान के बीच में सेम डिफरेंस नहीं हो सकता, उनके बीच में पावर का डिफरेंस अलग अलग होगा। तो ऐसे ही N और H, N और O के बीच में इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर अलग अलग है। देखो इस केस में पता है हमें फोन FON, नाइट्रोजन से ज़्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हाई कौन है? फ्लोरीन। इतना पता होना चाहिए आपको, बहुत सिंपल सी बात है ये। अब नाइट्रोजन नंबर 3 पर आता है, इसका मतलब नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको डेल्टा नेगेटिव लिखोगे और इसको क्या लिखोगे? डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव आ गई। बट वी नो ऑक्सीजन की टेंडेंसी नाइट्रोजन से भी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन खींचने की, क्योंकि साइज स्मॉल है, चार्ज ज़्यादा है। तो क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो अब ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। देखो एक केस में नाइट्रोजन नेगेटिव है, दूसरे केस में नाइट्रोजन पॉजिटिव है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है एक रिलेशन के ऊपर, रिलेटिविटी के ऊपर, सामने वाला कौन है। मीन्स एक ही जगह पर एक विनर है जब कंपेयर कर रहे हैं किसी और से, और दूसरी जगह पर वही विनर लूज़र है अगर कंपेयर कर रहे हैं किसी और से। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो कोई बच्चा है, इसके नंबर 90% हैं,
तो वो टॉपर है, अगर बाकी बच्चों के नंबर 85 हैं या 89 तक भी हैं, बट वही बच्चा टॉपर नहीं है अगर आप उसे कंपेयर करते हो 95% वाले बच्चे से। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, ये डिपेंड करती है अदर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अगर दूसरा एलिमेंट मोर नेगेटिव है तो जो लेस नेगेटिव है उसे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। लेस नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही नेगेटिव रहेगा। ठीक, तो ये आपका हुआ एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट। अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी एक ब्रॉड टर्म है। एक्चुअल में देखो, रिएक्टिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू रिएक्ट। किसी भी एलिमेंट की रिएक्ट करने की टेंडेंसी को रिएक्टिविटी बोलेंगे। अब एलिमेंट्स तो हमारे पास दो हैं, दो टाइप के हैं, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। अब मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और जो नॉन मेटल है उसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो अगर तो आप बात करते हो मेटल की रिएक्टिविटी, तो मेटल की रिएक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन लूज करने की रिएक्टिविटी में या पावर में, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी को मेजर करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर पर। तो सिंपल सी बात देखो भाई, अगर हम बात करते हैं कि ये देखो दो ग्रुप अब आपको आने चाहिए, ग्रुप सी काफ़ी बार हो चुके हैं, इधर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब ये अल्कली अल्कलाइन, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, इसे अल्कली बोलेंगे, इसे अल्कलाइन। दोनों ही कैसे हैं, वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, और ये इलेक्ट्रॉन लूज ही करते हैं। तो इनकी रिएक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज होगी। The reactivity of metals will increase while moving down the group due to the increase in the tendency to lose electron। और इसी को अगर हम नॉन मेटल के साथ में बात करें, जैसे कि यहाँ स्पेस छोड़ दो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, यहाँ से ले लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इस तरफ जाओगे तो नॉन मेटल, अब ये क्या हो गया आपके नॉन मेटल। अब इसको आप कोई भी चलो मान लो बना देते हैं, आपको जो आपको आता है अभी आसान सा है ये। फ्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, सॉरी क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन के नीचे आयोडीन, यहाँ एस्टेटाइन। ठीक, अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। इन रिक्वायर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ताकि कितने हो जाएं, 8। यानी कि इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। एंड वी नो डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज बढ़ता है, और अभी डिस्कस कर चुके हैं साइज बढ़ने से न्यूक्लियस दूर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर कम हो जाएगी। यानी कि नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज होगी, इट विल डिक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक, बस। और अब बिल्कुल एक लास्ट टॉपिक, और ये अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, आज वही डिस्कस करना है हमें, और ये +2 में एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आ जाएगा, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर भी, ताकि +2 के लिए आप रेडी रहें जितना हो सके। एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दिस ईयर आया हुआ है बोर्ड में, और ये लगभग हर 2-3 साल में या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता ही रहता है। और एक समझने वाला क्वेश्चन है, मेन बात तो है कि समझने वाला है। बच्चे सोचते हैं कि इसको याद करना पड़ेगा, जरूरत नहीं याद करने की। देखो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कोई भी ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट जिनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो बन गया ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ठीक, वाटर भी एक ऑक्साइड है, किसका, हाइड्रोजन का। H2O फार्मूला हो गया ना, तो वाटर में विद द हाइड्रोजन क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, तो ये भी ऑक्साइड ही है। अब देखो आपके पास ना, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये एक है ClO,
एक है ClO2, एक है ClO3, एक है ClO4। ठीक, इसको आप HClO भी लिख सकते हो, HClO1, HClO2, HClO3, HClO4, ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, HClO भी या ClO, कुछ भी। अब ये ऑक्साइड हैं, क्यों है ऑक्साइड? क्योंकि इनके पास क्या है? ऑक्सीजन। ठीक, और हाइड्रोजन भी कॉमन हो गया, ऑक्सीजन भी कॉमन हो गया, यानी कि किसके ऑक्साइड हो गए? क्लोरीन के। दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं ये। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनका ना आप एसिडिक नेचर बताओ, कि मतलब सबसे हाईली एसिडिक कौन है और सबसे कम एसिडिक कौन है। तो ज़रा ध्यान देना, कोई भी एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी हाई होगी वो उतना ज़्यादा ही एसिडिक इन नेचर होगा। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और कैसे निकालते हैं पहले वो देख लेते हैं, और वो करने के बाद एसिडिक नेचर पर आते हैं। देखो भाई, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, वी नो कैल्शियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल। देखो अब आपको इतनी टेबल की इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एलिमेंट देखते ही आपको आइडिया हो जाए कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन गेन करेगा। अब +1 अगर आपने केमिस्ट्री पढ़नी है तो टेबल की एक रफ सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, ये आपको आइडिया हो जाता है अपने आप ही। अभी डिस्कस किया है कि ऑक्सीजन का नंबर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और दूसरा हिंट ये है कि यूजुअली पहला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सेकंड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। पहला लूज, सेकंड गेन। अब ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 2। इसकी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये कैल्शियम देगा। ये क्या आ गई? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी एलिमेंट, उसके ऊपर कितना चार्ज है जब वो दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है एक कंपाउंड के अंदर। देखो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट होते हैं। ठीक, अब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आ जाएगी। दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव आ जाएगी। जितने लूज करेगा उतना पॉजिटिव, जितने गेन करेगा उतना नेगेटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ऐसे ही SO2 और SO3 में सल्फर की कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट? देखो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 4 कौन देगा? सल्फर। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4। यहाँ ऑक्सीजन लेगा 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन, 3 विल टेक 6, हु विल गिव? सल्फर। यानी कि इस केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इस स्टेट में ऑक्सीडेशन की स्टेट ऑफ सल्फर 6 है। और रूल ये है कि ऑक्साइड में जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से क्या बढ़ता है? एसिडिक करैक्टर। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी आती हैं, ऑल्दो एक चैप्टर आपका आएगा रिडॉक्स रिएक्शन वाला, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है बिल्कुल एक एक एलिमेंट का कि कैसे आप निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल्दो उससे पहले हम आज भी जितने हो सकते हैं मैक्सिमम एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे आपके पास है HNO3, इसमें आपको N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? आसान तरीका है, हाइड्रोजन। ज़रा ध्यान देना, हाइड्रोजन के रिगार्डिंग एक बड़ा ही अजीब सा कंसेप्ट है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी। अब किस केस में लूज करेगा? ये लूज तब करेगा जब इसके ये जुड़ा हुआ हो विद द नॉन मेटल। जब जुड़ा हुआ हो नॉन मेटल के साथ में तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और इलेक्ट्रॉन कब गेन करेगा? जब जुड़ा हुआ हो मेटल के साथ में, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और वो कौन गेन कर लेगा? हाइड्रोजन। एंड व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल? टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ है, HNO3 में
ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है विद द नॉन मेटल, कहीं पर भी मेटल नहीं है इस पूरे कंपाउंड के अंदर। अब निकालनी है आपको N की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? मैक्सिमम 1, तो यहाँ लिखो +1 प्लस किसकी निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट? नाइट्रोजन की, प्लस इन ब्रैकेट्स ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 2, तो इसको लिखो -2। कितने ऑक्सीजन है? 3 × 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद आएगा कितना चार्ज है। देखो HNO3 पर कोई चार्ज नहीं है, जैसे मान लो ये होता SO4 2 नेगेटिव, तो ये आप यहाँ पर 2 नेगेटिव लिख देते हैं, बट यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर क्या लिखोगे? 0। तो देखो 1 + n -6, इसका मतलब n की कितनी वैल्यू हो गई? +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? n की +5। ये हुई नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 इन द HNO3। ऐसे ही देखो मैं 3-4 एग्जांपल और करवा देता हूँ ताकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में प्रॉब्लम ना आए। H2SO4 में निकालनी है आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा कितने? 1 इलेक्ट्रॉन को। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन ब्रैकेट, हर चीज़ ब्रैकेट में लो, प्लस सल्फर की निकालनी है, इसे छोड़ दो, प्लस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उसको लिखोगे माइनस। कितने गेन करता है? 1, 2। कितने ऑक्सीजन है? 4 इज इक्वल टू 0। सोल्व करोगे +6, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब मैं यही रूल लगाता हूँ HClO से लेकर के HClO4 तक। देखो यहाँ निकाल लो, चलो निकाल लेते हैं सिंपल। H क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन देगा, +1। Cl की निकालनी है, ऑक्सीजन कितने लेगा? -2। 1 मिनट, इसको आप तो यहीं कर लेते हैं। ये वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, +1, प्लस Cl की निकालनी है, प्लस इन ब्रैकेट ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक ही है, इनटू इज इक्वल टू 0। Cl इज इक्वल टू +1। यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गई। और नहीं निकालना है, फटाफट करना है। तो देखो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, एक कौन देगा? हाइड्रोजन, बाकी बचा कौन देगा? क्लोरीन, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही यहाँ 2 ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 1 दिया हाइड्रोजन ने, कितने दिए क्लोरीन ने? +3। निकाल लो यहाँ पर H का +1, क्लोरीन का निकालना है, -2 × 2 इज इक्वल टू +3, तो इसकी +3। ऐसे ही ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 6, 1 दिया हाइड्रोजन ने, +5। 4 ऑक्सीजन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 8 में से 1 दिया हाइड्रोजन ने, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? 7। +1 +3 +5 +7। तो बस यही रहेगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी, क्योंकि ऑक्साइड्स के जो एसिडिक नेचर है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा। तो HClO इसमें सबसे वीक एसिडिक है, HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब कल से मैं स्टार्ट करवाऊँगा पहले आपको 4th चैप्टर, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4th चैप्टर आई विल स्टार्ट 1st and 2nd चैप्टर अगेन, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा सा उतना अच्छे तरीके से पहले नहीं हो पाया है। तो मैं दोबारा से बोर्ड पर 1st और 2nd चैप्टर करवाऊंगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे बट वो नोट्स के तरीके से करवाएंगे, क्योंकि पहले मैंने जो 1st चैप्टर करवाया था वो टॉपिक वाइज करवाया था। उस समय तक बच्चे भी कम थे और नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। तो अब मैं 1st और 2nd चैप्टर को अकॉर्डिंग टू नोट्स करवाऊँगा, थोड़ा बेटर वे में हो जाएगा वो। और ये कल पहले, लेकिन हमें 4th चैप्टर करना है, क्योंकि वो 4th चैप्टर के कुछ टर्म्स आपको हेल्प करेंगे 2nd चैप्टर को समझने में भी। ठीक है, तो 2nd चैप्टर काफ़ी लेंदी चैप्टर है और डिफ़िकल्ट वन, सबसे जो मुश्किल चैप्टर है आपके पूरे +1 में वो 2nd ही रहेगा, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो 2nd चैप्टर और 1st विल डू इट आफ्टर द 4th चैप्टर, एंड टुडे दिस 3rd चैप्टर इज़ कंप्लीट।